हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मनराज क्लासेस। आज की तारीख है 8 जून 2022। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से करंट अफेयर्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा पहला आर्टिकल फिशिंग कैट्स के बारे में। देखिए अभी हुआ क्या है कि एक सर्वे कंडक्ट किया गया है, सेंसस हुआ है फिशिंग कैट्स के बारे में। किसने कंडक्ट किया है? ये कंडक्ट किया है आपका क्या नाम, चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मिलके, और फिशिंग कैट प्रोजेक्ट जो आपका कंडक्ट करा है चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मिलके कंडक्ट किया है। इस सेंसस में ये बताया गया है कि जो अभी 176 फिशिंग कैट प्रेजेंट है, ठीक है। जो ये प्रोजेक्ट है इसमें बताया गया है कि ये 176 फिशिंग कैट जो आपका चिल्का का जो एक नेटवर्क है उसका, ठीक है, उसमें जो चिल्का लेक है उसके आसपास का जो क्या नाम आपका ये एरिया है उसमें 176 फिशिंग कैट प्रेजेंट है, ठीक है। ये अपना में बताया जा रहा है कि वर्ल्ड का पहला पॉपुलेशन सेंसस है, पॉपुलेशन के जो फिशिंग कैट के बारे में कंडक्ट किया गया है, जो प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क से बाहर, आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क से बाहर जो कंडक्ट किया गया है। ये अपना में पहला एक एस्टिमेशन है। इसमें कौन सा मेथड यूज किया गया है? इसमें आपका स्पेशल एक्सप्लिसिट कैप्चर रिकैप्चर मेथड यूज किया गया है। जो आपका डाटा एनालाइज किया जाएगा, वो एनालाइज करेंगे जो जो डाटा कलेक्ट किया गया है वो किस मेथड से किया गया है, आपका स्पेशली एक्सप्लिसिट कैप्चर रिकैप्चर मेथड। इसमें क्या होता है कि जैसे कि कोई आपका कब है, ठीक है, कब मतलब ये छोटा बच्चा, ये फिशिंग कैट का जो बच्चा, एक कैट जो होती है फिशिंग कैट, मतलब ये आपका जो फिश खाती है, स्नेक खाती है, ठीक है, जो आपकी डेड बॉडीज होती है एनिमल्स की वो खाती है, जिन्हें हम कैराकस बोलते हैं, ठीक है, और भी कई सारी चीजें खाती है। तो ये जो फिशिंग कैट होती है, ये आपकी होम कैट जो घरों में बिल्ली होती है उस कैट से डिफरेंट होती है, साइज में भी ज्यादा बड़ी होती है, यानी कि लगभग दुगनी साइज की होती है। तो इनमें क्या है कि आपका जो ये इसमें क्या होता है कि जैसे कि आपने किसी कब को पकड़ा, ठीक है, एक बच्चे को पकड़ लिया, उस बच्चे पे आपने कोई ट्रांसमीटर लगा दिया, कुछ इस तरह से मार्किंग कर दी जिससे कि हम पहचान सके। फिर उसको इसे तो पहले कैप्चर कर लिया, कैप्चर करके उस पर मार्किंग कर दी, मार्किंग करके फिर आपने उसे रिलीज कर दिया, छोड़ दिया। अब उसे कुछ टाइम बाद, मान लीजिए 1 महीने बाद, 15 दिन बाद, या 5 महीने बाद फिर से आपने इनको रिकैप्चर किया, मतलब दोबारा से पकड़ा, ठीक है। तो यही होता है कि स्पेशली एक्सप्लिसिट कैप्चर और रिकैप्चर मेथड। क्या पकड़ा, उसको मार्किंग किया, जो आपको ट्रांसमीटर जो टैग लगाना है उस पर लगाया, ताकि हम उसे दोबारा जब पकड़ेंगे पहचान सके, ठीक है। तो उसको दोबारा पकड़ा, फिर आपने काउंट किया कि कितनी पॉपुलेशन बढ़ी है उनकी हेल्थ में, या उनके उसमें क्या ग्रोथ देखने को मिली है, बायोडाइवर्सिटी में उनका जो लोकेशन है उसमें क्या ग्रोथ देखने को मिली है। तो यही होता है एक्सप्लिसिट कैप्चर रिकैप्चर मेथड। इसमें क्या है कि आपकी जो एस्टिमेट लगाया जाता है वो एनिमल की डेंसिटी का एस्टिमेट लगाया जाता है कि मान लो इस एरिया में पहले मान लीजिए 15 थे, 15 पर स्क्वायर किलोमीटर आपका, ये आपकी फिशिंग कैट थी। अब आपने 1 महीने बाद देखा ये 20 हो गई, यानी कि 5 का इजाफा हो गया, 5 ये बढ़ गई, 5 आपकी फिशिंग कैट बढ़ गई। तो इसी तरह से कैप्चर रिकैप्चर मेथड से आपका पता लगाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो आपका फिगर दिखाई गई ये आपकी होम कैट दिखाई गई है, ठीक है, जो घरों में बिल्लियाँ जो होती है, जो कि जनरली छोटी मोटी चीजें खाती हुई घूमती है, घरों की साग सब्जी रोटी दूध, ये इस टाइप की चीजें। अगर आपके नॉनवेज की बात करें तो नॉनवेज में आपको क्या है, चूहा खा जाएगी, और भी कुछ चीजें खा जाती है, जैसे मुर्गा मछली, ओ सॉरी, ये क्या ना, कबूतर, ये सब खा जाती है, पर ये आदमी को हार्म नहीं करती है। तो ये होम कैट है, ठीक है। अगर इसका साइंटिफिक नेम की बात करें, साइंटिफिक नेम इसका पिरोनेलुरस विवेरिनस है, ठीक है। तो साइंटिफिक नेम जनरली बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होते और ना ही पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में, बस जैसा हमने पढ़ लिया। इसका डिस्क्रिप्शन की बात करें, देखिए जो हमने डिस्कस किया था, इसका साइज जो होता है डबल होता है हाउस कैट से। और जो फिशिंग कैट होती है नॉक्टर्नल होती है, नॉक्टर्नल मतलब ये नाइट में एक्टिव होती है, नाइट में अपना शिकार करने निकलते हो। नाइट में शिकार किस किस का करती है, आपके मछली का करेगी, ठीक है, मेंढक खाती है, और क्रैकटानियंस खाती है, ठीक है, जो आपके उसमें पाए जाते हैं, पानी में पाए जाते हैं, ठीक है। स्नेक्स खाती है, बर्ड्स को खा सकती है, और ये आपके कैरागसियन डेड एनिमल्स को भी खा जाती है, ठीक है। ये पूरे साल आपकी ब्रीडिंग करती है, इनका कोई फिक्स सीजन नहीं होता है मैटिंग का, ये पूरे साल ब्रीडिंग करती है, ठीक है। ये बच्चे पूरे साल दे सकती है, कभी भी जब भी इनका मन करे तभी ये ब्रीड कर सकती है, ठीक है। और ये अपना जो ज्यादातर जीवन है वो कहाँ पे बिताती है, डेंस वेजिटेशन में बिताती है, जो कि वाटर बॉडीज के पास होता है। जैसे कि आपका ये चिल्का लेक की अगर हम बात करें तो चिल्का लेक में क्या है कि आपके
कि ये बहुत बड़ी वाटर बॉडी है, तो इसके पास आसपास ये अपना जीवन पूरे बिताते हैं, ठीक है। और ये एक्सीलेंट स्विमर्स होते हैं, यानी कि तैर सकते हैं पानी में, तो कितनी अच्छी बात है। और इनके हैबिटेट की बात करें, कैसा हैबिटेट इनका होता है, जो इनका हैबिटेट होता है, इनका पैची डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, थोड़ा थोड़ा मतलब पैची डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, ठीक है। ईस्टर्न घाट में देखने को मिलता है, और एस्चुरिन्स के पास ही आपको ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि जो आपका ये चिल्का लेक है एक तरह का एस्चुरिन्स है, फ्लड प्लेन्स में देखने को मिलेगी। और जो टाइडल मैनग्रोव्स होते हैं, फॉरेस्ट जो होते हैं मैनग्रोव फॉरेस्ट, तो वहाँ देखने को मिलेगी। और इनलेट वाटरवेज के पास में जो हैबिटेट होती है वहाँ पे देखने को मिलेगी। अगर वेस्ट बंगाल में और वेस्ट बंगाल बांग्लादेश में जो सुंदरबन फैला हुआ है, वहाँ पे इनकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। ये फिशिंग कैट आपकी चिल्का लेगून के पास सबसे ज़्यादा है, ठीक है। जो वेटलैंड्स उड़ीसा में है, ठीक है। कोरिंगा और कृष्णा मैनग्रोव जो कि आंध्र प्रदेश में, वहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इनके थ्रेट्स क्या क्या है, इनको किस वजह से इनकी पॉपुलेशन बहुत कम है। देखिए हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। देखिए आपका इनडिस्क्रिमिनेट क्या नाम कंस्ट्रक्शन की वजह से क्या हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से इनका हैबिटेट को डिस्ट्रक्ट किया जा रहा है। तो इसी वजह से जो इनका वेटलैंड में जहाँ पे रहते हैं, एस्चुरिन वेटलैंड में रहते हैं, वो डिस्ट्रक्ट हो रहा है, ठीक है। श्रिम्प की फार्मिंग, तो श्रिम्प की फार्मिंग के लिए मैनग्रोव्स को काटा जा रहा है, मैनग्रोव्स को नष्ट किया जा रहा है, तो वहाँ पे क्या है आपका क्या नाम क्रॉप को उगाया जाता है, तो वो श्रिम्प की फार्मिंग की जाती है, तो इस वजह से इनका हैबिटेट लॉस होता है। हंटिंग की जाती है इनकी, और रिचुअल प्रैक्टिस के लिए कि ये माना जाता है कि इनको अगर रिचुअल प्रैक्टिस में जैसे कि किसी का कोई त्योहार होता है, वहाँ पे बलि दी जाती है, तो वहाँ पे इसे मारा जाएगा तो उनके लिए शुभ माना जाता है, कोई मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो इस तरह का जो ट्राइबल हंटर्स होते हैं, ट्राइबल कम्युनिटी होती है, उस तरह की रिचुअल प्रैक्टिस फॉलो करती है। पोचिंग इनकी होती है, इनकी स्किन के लिए, स्किन इंटरनेशनल मार्केट और नेशनल मार्केट में बेची जाती है, ठीक है। इन्हें पॉइजन देकर मार दिया जाता है, ट्रैप करने के चक्कर में पॉइजनस, जैसे कि आपका पॉइजनस एरो से इन्हें बेहोश कर दिया जाता है, कई बार इनकी मौत हो जाती है, पॉइजन देकर मारा भी जाता है इनको, ठीक है, ताकि इनकी पोचिंग की जा सके और इन्हें दूसरे किसी यूज में ले। अगर इनको प्रोटेक्शन क्या क्या प्रोवाइड है, आईयूसीएन की रेड लिस्ट में वुलनरेबल कैटेगरी में आता है, साइट्स के अपेंडिक्स सेकंड में आता है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 1 में आता है, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट है। ये थ्रेट्स जो होती है ये इंपॉर्टेंट नहीं होते, मेंस में लिखने के काम में आती है थ्रेट्स, बाकी तो आपके प्री के काम में तो यही आएगा, प्रोटेक्शन लेवल इनका क्या है, कंजर्वेशन एफर्ट क्या क्या चला गया। देखिए चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक 5 ईयर प्लान चलाया है इनको फिशिंग कैट कंजर्वेशन चिल्का में, ठीक है। 2021 में फिशिंग कैट कंजर्वेशन अलायंस एस्टेब्लिश किया गया था। इसका काम था कि बायोजियोग्राफिकल इनका डिस्ट्रीब्यूशन को वो करना, फाइंड आउट करना, उन पे स्टडी करना कि बायोजियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन इनका कैसा है, जो कि अनप्रोटेक्टेड एरिया में और ह्यूमन डोमिनेटेड एरिया में देखने को जो इनका मिलता है, ठीक है। फिशिंग कैट प्रोजेक्ट जो कि 2010 में चलाया गया था, अवेयरनेस फैलाने के लिए चलाया गया था, कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में। 2012 में आपको वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट थी, सॉरी, वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या डिक्लेयर किया था, जो फिशिंग कैट है इनका स्टेट एनिमल अपना डिक्लेयर कर दिया था। अगर हम चिल्का लेक की यहाँ बात करें, बार बार ये देखिए, ये ओडिशा का मैप है, ठीक है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है। और आपका वेस्ट बंगाल, ये वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ठीक है। ये इस तरह के, ये आपका ये आंध्र प्रदेश, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि ये उड़ीसा में है आपकी चिल्का लेक, बे ऑफ बंगाल से गिरी हुई है, एक साइड में बे ऑफ बंगाल है और इसका चिल्का उड़ीसा के अंदर ही आता है। अगर इसका आपका एनलार्ज सेक्शन देखे तो ये कैसे है, देखिए यहाँ पे बर्ड सेंचुरी आपको मिलेगी, नोपारा बर्ड सेंचुरी, नालाबाला आइलैंड देखने को मिलेगा, ठीक है। ये सब आपका चिल्का लेक का पार्ट है, ठीक है। और बर्ड सेंचुरी नुपारा और नालावाला आइलैंड कहाँ पे है, वो नुपारा बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है, चिल्का लेक के अंदर है, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन हमको जानने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, अगला आर्टिकल हमारा इलेक्ट्रिकल वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट के बारे में। देखिए एक तरह का ये विजन है, एक तरह का ये विजन है, कुछ कंट्री तो इसे बना चुकी है और उस पर काम कर रही है, उनके यहाँ पे चल भी रहा है, मगर इंडिया में एक तरह का नया कंसेप्ट है। और नया कंसेप्ट इन द सेंस है कि इंडिया में भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, मगर इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है, मैन्युफैक्चर करने की कोशिश कर रही है। फिलहाल तो इसे बाहर से ही खरीदेगी जो कंट्रीज को बना रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, देखिए जो इस तरह का आपको ये व्हीकल दिखाया गया है, ये फिगर में आप व्हीकल देख रहे हो, इसमें इस तरह के चार, एक दो तीन चार, ऐसी चार पीछे रहेंगे फैन, फैन टाइप। तो ये चार वो लगे होते हैं, फैन टाइप लगे होते हैं, चार आगे चार पीछे, ये इसको उठाते हैं वर्टिकल,
सीधा वर्टिकली ऐसे उठाएंगे और ऐसे ही डाउन करेंगे, यानी कि जब इसको टेक ऑफ करना पड़ेगा वर्टिकली ऐसे उठेगा। ये एरोप्लेन की तरह ऐसे नहीं उठेगा, ठीक है, तो वर्टिकली ऐसे उठेगा और ये वर्टिकली ऐसे ही डाउन आएगा। इसकी डायरेक्शन को मोड़ने के लिए पीछे आपको फैन लगा रहता है, यानी कि डिफ्लेक्टर जिन्हें हम बोल सकते हैं, डिफ्लेक्टर लगे रहते हैं। और ये आपका ऊपर लिफ्ट देने के लिए, और इसको अगर आगे की तरफ पुश करना है तो यही आपका मुड़ जाता है आगे की तरफ, ऐसे हो जाएगा जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो। देखो, अगर आपको ऊपर उठाना है तो ये आपका ऊपर मुड़ गया, ठीक है। मान लो हॉरिजॉन्टल था, हॉरिजॉन्टल इसे ऐसे ऊपर मोड़ देंगे तो ये ऊपर उठ गया, ठीक है। तो अब आपको ऊपर लिफ्ट ये देगा, ऊपर उठ जाएगा, यानी कि इसका टेक ऑफ होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको लैंडिंग करनी है तो इसी तरह से इसकी लैंडिंग कराई जाएगी, धीरे 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 धीरे, ठीक है, नीचे आता जाएगा। और जब आगे इसे मूव करना है, स्पीड देनी है, तो इसको हॉरिजॉन्टल कर दिया जाएगा, जैसे कि नीचे देख रहे हो हॉरिजॉन्टल कर दिया जाए तो इसको पीछे की तरफ प्रोपल्सन प्रोवाइड करेंगे, पीछे की वो आगे की तरफ प्रोपल्सन प्रोवाइड करेंगे। तो ये इलेक्ट्रिक वर्ड यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज होगा, इसमें इलेक्ट्रिक मोटर यूज किया गया है। सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं कि जो अभी क्या है कि गवर्नमेंट, जो आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो इससे जो इसके मैन्युफैक्चरर है, किसके, ईवी टोल के, या ईवीटोल जो आपका है, इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग जो एयरक्राफ्ट है, इसको इंडिया में सेटअप करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी यूनियन एविएशन मिनिस्ट्री है, उसका जो आपका क्या नाम कॉन्क्लेव हुआ था, जिसका 7th है इंडियन आइडियाज कॉन्क्लेव, जो बेंगलुरु में हुआ था, उसमें बताया गया कि जो ईवीटोल प्रोड्यूसर है उनको बोला गया है कि आप हमारे यहाँ पे भी इसकी फैसिलिटी प्रोवाइड कीजिए और आप हमारे यहाँ पे इसे बनाइए, ठीक है। अब इसमें थोड़ी सी फैसिलिटीज क्या क्या प्रोवाइड की गई है, इसमें 4 आदमी बैठ सकते हैं फिलहाल के लिए, हालांकि एक भी आदमी बैठ सकता है, इसमें 4 भी बैठ सकते हैं, यानी कि 3 पैसेंजर हो गए, एक आपका ड्राइवर हो गया, ठीक है। इसमें लगेज भी होल्ड किया जा सकता है, पायलट और ओ सॉरी 5 आदमी, पायलट और 4 पैसेंजर बैठ सकते हैं, पायलट को मिला के 5 आदमी बैठ सकते हैं, ठीक है। और इसमें लगेज भी रखा जा सकता है। ये वी शेप में इसकी टेल होती है, इस तरह से वी शेप में टेल होती है, रूडर्स जिनको हम बोलते हैं, ठीक है। ये आपके फैन हो गए इसके इलेक्ट्रिक, ये इलेक्ट्रिक मोटर इनमें लगा होता है, बैटरी से चलाए जाते हैं, और इनमें इलेक्ट्रिसिटी, बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा, इलेक्ट्रिक मोटर से फैन को रोटेट कराया जाता है, जो इसके फैन होते हैं, ठीक है, प्रोपल्सन प्रोवाइड करते हैं, ठीक। ये रोल्स रॉयस कंपनी ने ये मोटर बनाया है, ठीक है। अगर इसकी स्पीड की बात करें, 241 इसकी स्पीड होगी, मैक्सिमम रेंज 161 किलोमीटर तक, पेलोड 450 तक ले जा सकता है, विंग स्पैन 15, ये जो विंग है इसका आपका 15 मीटर का ये इसकी लेंथ होगी, ठीक है। और लेंथ जो होगी इसकी पूरे की 13, आपकी 13 वो होगी, ठीक है, मीटर, ठीक है। और हाइट जो होगी इसकी 4 मीटर है, ठीक। अब ये इसमें आप देख सकते हो फिगर में। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, व्हील के बारे में पढ़ लेते हैं। ये आपका क्या है कि इलेक्ट्रिक मोटर यूज करता है होवर, होवर करने के, मंडराने के लिए, ऊपर उठने के लिए, नीचे आने के लिए, वहीं पर घूमने के लिए, होवर उसे कहते हैं, टेक ऑफ करने के लिए, और वर्टिकली लैंड करने के लिए। वर्टिकली लैंड करना मतलब नीचे ऐसे आना, ठीक है। इस तरह से वर्टिकल लैंड करने के लिए वो करता है, मतलब इलेक्ट्रिक मोटर्स को, इलेक्ट्रिक पावर्स को यूज करता है। जो ज़्यादातर ये ईवी टोल्स है, वो क्या करते हैं, जिन्हें हम डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी जिन्हें बोलते हैं, जिस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं वो उसे कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी। क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर्स होते हैं उनको आप आगे की तरफ मूव करके, पीछे की तरफ मूव करके, वर्टिकली मूव करके, उनमें जो फैन लगे होते हैं, फैन से फैन घुमाया जाता है, उनमें क्या प्रोपल्सन प्रोवाइड करते हैं इसको, एयरक्राफ्ट को, उसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी। डिस्ट्रीब्यूटेड इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक मोटर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ, इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है चारों तरफ, मतलब दोनों डायरेक्शन में, ठीक है। अब इसके फीचर्स क्या क्या है, देखो, इसकी एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करेगा, सेफ्टी को इंश्योर करेगा, क्योंकि इसमें मल्टीपल्स मोटर्स लगे होते हैं, इस वजह से इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी और सेफ्टी ज़्यादा होगी। इस टेक्नोलॉजी ये टेक्नोलॉजी किस चीज़ को बढ़ावा देती है, ये आपका अर्बन एयर मोबिलिटी को बढ़ावा देती है। अर्बन एयर मोबिलिटी, देखो, एरोस्पेस इंडस्ट्री में एक तरह का नया रिवोल्यूशन होगा। अर्बन एयर मोबिलिटी क्या कंसेप्ट है, उसे हम यहाँ पे देखते हैं। अर्बन एयर मोबिलिटी की अगर हम बात करें तो ये क्या है, आपका एफिशिएंसी को, जो ट्रांसपोर्ट की एफिशिएंसी है अर्बन एरियाज में या सेमी अर्बन एरियाज, या अर्बन अर्बन एरियाज से अर्बन, अर्बन टू आपका सेमी अर्बन, ठीक है, सेमी अर्बन बोल लो, या आपका रूरल एरियाज बोल लो,
रूरल रूरल एरिया, इनको कनेक्ट करेगा, ठीक है, जो आपके रिमोट एरिया है उनको कनेक्ट करेगा, और आपके एनवायरनमेंट पे जो इम्पैक्ट होता है पोल्यूशन की वजह से उसको भी काफ़ी हद तक रिड्यूस करेगा। तो इसमें यही है कि आप ये 2050 तक इस मिशन को कंप्लीट करने की कवायद है, यानी कि कोशिश है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 2050 तक, जो इसका नाम दिया है फ्लाइट पाथ 2050 गोल, ठीक है। तो इसमें यही बोला गया है कि आपका ये शिफ्ट करेगा किससे, मीडियम से लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। अभी तो छोटी डिस्टेंस के लिए यूज किया जाएगा, पर मीडियम से लॉन्ग डिस्टेंस के लिए क्योंकि सिंगल पैसेंजर कार ट्रिप होगी, और इसमें शॉर्ट डिस्टेंस से मीडियम डिस्टेंस के लिए कार्गो ट्रांसपोर्ट होगा। देखिए लंबे डिस्टेंस के लिए कार्गो ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभी ये इतनी हाई कैपेसिटी में नहीं बनाया गया है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं आया, धीरे धीरे ओवर द पीरियड इंप्रूवमेंट आएगा, मगर अभी स्मॉल है, एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा नहीं है, और लोड बहुत ज़्यादा कैरी नहीं कर सकता है, पैसेंजर्स को ज़्यादा कैरी नहीं कर सकता है। तो इसको अभी किस वे में देखा जा रहा है कि अभी मीडियम डिस्टेंस के लिए, शॉर्ट टू मीडियम डिस्टेंस के लिए इसे यूज किया जाए, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस या मीडियम डिस्टेंस की कार्गोज के लिए यूज किया जाए। और इसके जो 3 महीने ऑब्जेक्टिव कौन है, ऑन डिमांड मोबिलिटी, कि अगर हमारी डिमांड इतनी है कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक लेके जाना शॉर्ट डिस्टेंस में, तो उसमें यूज किया जाएगा। हाई हाई डेंसिटी, जहाँ पर डेंसिटी की आप देखते हो कि यहाँ पर कंजेशन ज़्यादा है, डेंसिटी बहुत ज़्यादा है व्हीकल्स की, तो उस एरियाज में इसको यूज किया जाएगा, रिमोट एरियाज में यूज किया जाएगा। इसकी सीमलेस मोबिलिटी प्रोवाइड करेगा, सीमलेस मतलब निरंतर, जहाँ पर रुके ना उसकी मोबिलिटी को, क्योंकि देखो आप एयरप्लेन देखते हो, एयरप्लेन कहीं किसी कंजेशन की वजह से रुकता नहीं, कंटिन्यूस चलता जाता है, मगर आप जब ऑन रोड आप मूव करते हो तो वहाँ पर कंजेशन होने की वजह से आपका जो ट्रांसपोर्ट है जिसमें आप मूव कर रहे हो वो रुकता है, ठीक है। तो इसको सीमलेस मोबिलिटी के फॉर्म में भी देखा जा रहा है, ठीक। और जैसे कि आपने कई बॉलीवुड मूवीज में इस तरह की व्हीकल्स, इस तरह के एयरक्राफ्ट देखे होंगे, जो आपकी साइंस फिक्शन मूवीज होती है, तो वो एक तरह के विजन को, जो ये विजन है 2050 तक, इसको कंप्लीट करने की कोशिश है। एनवायरमेंट फ्रेंडली रहेगा, ठीक है, पायलटेड भी रहेगा, और ऑटोनोमस पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन भी ये रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ता है, अभी इसमें कैसे डेवलपमेंट किया जा रहा है, ये बैटरी टेक्नोलॉजी पे जो बैटरी की टेक्नोलॉजी है उस पर डिपेंड करता है कि बैटरी की टेक्नोलॉजी कितनी अच्छी आप यूज कर रहे हो, क्योंकि सब कुछ तो इसमें बैटरी से काम किया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि अब इसमें जो लिमिटेशन रहेगी वो इलेक्ट्रिक पावर की रहेगी। अगर आपकी बैटरी की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है जो आप इसमें यूज कर रहे हो, तो आप इसे बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बना सकते हो, और बैटरी की टेक्नोलॉजी ज़्यादा अच्छी यूज नहीं की गई, तो ना तो आप इसे ज़्यादा लंबे डिस्टेंस के लिए यूज कर सकते हो, ना ही इसमें ज़्यादा वेट कैरी कर सकते हो। तो यही बात है कि आपकी बैटरी की टेक्नोलॉजीज पे इसका एडॉप्शन और इसका डेवलपमेंट डिपेंड करेगा। अब इसे बना कौन रहा है, देखिए आपकी जो इंग्लैंड की एक कंपनी जो कि लंदन में बेस्ड है, जिसे बीएई सिस्टम बोला गया है, बीएई सिस्टम इसको यूज कर रहा है। वहाँ पे इसमें अभी फिलहाल लिथियम आयन की बैटरी यूज कर रहा है, जो कि वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में यही प्रचलन में है। पर अगर लिथियम आयन की बैटरीज में डेवलपमेंट आता है, जैसे फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी आजकल बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है, तो उससे फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी को लार्ज स्केल पर अगर यूज किया जाता है, तो उसमें क्या होगा, पोल्यूशन फ्री हो जाएगी, स्पेस कम यूज होगा, ठीक है, और उनकी सेफ्टी का वो बहुत सेफ्टी बहुत ज़्यादा इंश्योर की जा सकेगी, आपकी एयरक्राफ्ट की, मशीन्स की, और आपके कार्गो की। तो अगर वो इतने हाई लेवल पर डेवलप हो जाते हैं इन द फ्यूचर, तो ये क्या है, बहुत भी वायबल और बहुत ही पोल्यूशन फ्री आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रूव होगा। तो इसमें क्या कि अभी इसका और यूज हो सकता है कि गैस पावर जनरेटर इसमें यूज किया जाए, और पावरफुल एयरक्राफ्ट इंजन इसमें यूज किया जाए, ठीक है, बैटरी को चार्ज करने के लिए, ठीक है। अगला आर्टिकल हमारा एंशियंट स्कल्पचर रिकॉर्ड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। देखिए कुछ स्कल्पचर जो आपकी चोरी हो गई थी कुछ साल पहले, तो उनको ऑस्ट्रेलिया में बेच दिया गया, यूएसए में बेच दिया गया, जो भी चोर है उन्होंने, जिन्होंने चोरी की उन्हें बेच दिया गया। तो अभी क्या हमने कुछ उन स्कल्पचर को रिकवर किया है, रिट्रीव किया है दूसरे देशों से। तो कौन कौन से देश है, एक तो आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है, और एक आपका यूएस हो गया। तो यहाँ से रिवो तो कितनी की हमने 10 स्कल्पचर रिट्रीव की है, ठीक है। इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ओ सॉरी, गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु ने रिकवर किया है। इसमें से कुछ कुछ जो एंटिक्विटीज है उन्हें हम डिस्कस नहीं करते हैं। सबसे पहले है द्वारपाल, द्वारपाल की स्कल्पचर ये है। तो इसे 2020 में रिट्रीव किया गया था ऑस्ट्रेलिया से। ये की आपकी स्टोन स्कल्पचर है। ये किस उससे बिलोंग करती है, ये विजयनगर डायनेस्टी से बिलोंग करती है, यानी कि विजयनगर एम्पायर जब थी, जो 1500 से 1600 के टाइम में, तो तब इसको
बनवाया गया था, जो मंदिर में बनवाया गया था उस टाइम पे ये स्कल्पचर देखने को मिलती थी, मगर कुछ चोरी हो गई, कुछ टूट गई फूट गई, तो अभी उतना देखने को नहीं मिलता है या डिफॉर्म हो गई है। मतलब ओवर द पीरियड आपके एनवायरमेंटल इफेक्ट देखने को मिलते हैं इस स्कल्पचर पर, क्योंकि स्टोन की है, ठीक है, तो वो आप ये देख तो ये देखने को अभी इतनी नहीं मिलती, तो अब इसको रिकवर किया गया, रिट्रीव किया गया, ठीक है। अब ये इसके थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन जान लेते हैं। तो जो आपकी द्वारपाल से एक हाथ में गदा, जैसे गदा होता है, जैसे भीम का गदा था, इसमें एक हाथ में गदा देखने को मिलता है, और एक लेग आपकी दूसरे पैर की नी पे, यानी कि जो टखना होता है उस पर देखने को मिलती है। देखो यहाँ पर आप देख भी रहे होंगे, एक ये जो पैर है इस टखने पर रखा हुआ है, यानी कि घुटने पर रखा हुआ है, और एक हाथ में गदा लिए हुए खड़ा है। तो इसकी सर देखो आप टूटी हुई भी है, काफी हद तक ये टूट गई है, देखो। तो वो मतलब एक तरह डिफॉर्म हो गई है, ओवर द पीरियड डिफॉर्म हो गया। इस स्कल्पचर को बरगढ़ किया गया था, कहाँ से चुराया गया था, ये मोंटेश्वरा मुंडाया टेम्पल, जो कि तिरुनेलवेली में 1994 में चुराया गया था। पहली तो ये होगी। दूसरी आपकी नटराजा की, वेरी फेमस नटराजा स्कल्पचर, ये आपकी ब्रॉन्ज की बनी हुई थी, 2021 में हमने यूएसए से इसे रिट्रीव किया था। ये नटराजा की इमेज यानी कि शिवा, शिवा को ये दर्शाती है। तो किस फॉर्म में दर्शाती है, डांस फॉर्म में दर्शाती है, त्रिभंगा स्टाइल में। ये जो कि जो शिवा शिवा है, प्रभु शिवा है, यानी कि शिव जी है, वो आपके लोटस पीडेस्टल पे खड़े हुए हैं, उस पर डांस कर रहे हैं। ये 1100 से ओ 11वीं 12वीं शताब्दी में ये बनी थी, ठीक है। आनंदा तांडव, ये जो ये डांस फॉर्म है, ठीक है, डांस ऑफ द ब्लिस इज पोर्ट्रेट, यानी कि जो आशीर्वाद डांस करते हुए जो भगवान जी आशीर्वाद दे रहे हैं पूरी मानव प्रजाति को, ये आनंद तांडव, ये तांडव करते हुए उनकी आनंद जो वो महसूस कर रहे हैं, और पूरी दुनिया को आशीर्वाद देने वाले थे कि यहाँ पे ये आप आशीर्वाद की जो फॉर्म है, एक हाथ में डमरू है, ठीक है, इनकी ये आपका बाल बिखरे हुए हैं, ठीक। तो ये सब जो है हर एक जो इसमें जेस्चर है वो दर्शाता है, किसी न किसी एक चीज को दर्शाता है, तो उसमें पोर्ट्रे की गई है। जो स्कल्पचर कब चुराई गई थी, पुन्यारालुर अरुल मिगु मरियम्मन टेम्पल से चुराई गई थी, जो कि तंजावुर में 2018 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे कंकाल मूर्ति स्कल्पचर है। कंकाल मूर्ति को 2021 में यूएस से इसका वो रिकॉर्ड किया गया था, ठीक है। ये क्या दर्शाते हैं, फियरसम एजेफ और लॉर्ड शिवा और भैरवा। लॉर्ड शिवा और भैरवा ये दो फॉर्म है शिव की, तो ये इनके जो भयावह जो मुद्रा है शिव जी की, उसको ये दर्शाती है। जो स्कल्पचर में चार आर्म दिखाए गए हैं, ठीक है, एक और जिनमें अयुदास को होल्ड किया हुआ, अयुदास यानी मतलब जो अब जो भगवान जी और देवी देवता है उनके जो भी हथियार होते हैं, जैसे लोटो मतलब जैसे आप गदा हुआ, त्रिशूल हुआ, या आपका खड़ग हुआ, या आपका डमरू हुआ, ये जो भी उनके सामान होते हैं जो हाथ में हैंड वो होल्ड करते हैं, उनको युद्धास बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर डमरू हुआ, त्रिशूल हुआ, तो ये जैसे कि होल्ड किए हुए हैं। और अपर हैंड में क्या हो, बाउल बाउल और ट्रीफॉल शेप ऑब्जेक्ट, कोई जिसमें तीन पत्ती होती है, और एक बाउल टाइप शेप में एक ऑब्जेक्ट को होल्ड किए हुए है। ये आपका प्लेफुल स्पान, यानी कि जो आपका प्लेफुल स्पान, स्पान किसे कहते हैं, स्पान आपको कहते हैं हिरन टाइप के बच्चे को। देखो नीचे देख रहे होंगे, ये आपका क्या है कि आप नीचे एक वो खेल की मुद्रा में आपको ये इसमें देखने को मिलेगा, जो कि लोअर हैंड के नीचे, ये देखो शिव का लोअर हैंड, उसके नीचे आपको एक खेलने की मुद्रा में आपको स्पान देखने को मिलेगा। जो आइडल है 12वीं-13वीं सेंचुरी की बताई जाती है। इसको चुराया गया था नरसिंगाधार स्वामी टेम्पल से, जो कि तिरुनेलवेली में है, और 1985 में इसको चुराया गया था। आगे बढ़ते हैं। नंदीकेश्वरा स्कल्पचर के बारे में, इसको 2021 में यूएस से रिट्रीव किया गया था। ये ब्रोंज इमेज है नंदीकेश्वरा की, जो 13वीं शताब्दी में बनी थी, ठीक है। ये त्रिभंगा पोस्चर है, ठीक है। एक 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 जो दो आर्म है वो हाथ जोड़े हुए देखने को मिलते हैं, और दो जो बाकी दो आर्म है, एक हाथ में एक्स कुल्हाड़ी देखने को मिलती है, फरसा जिसे हम बोल सकते हैं, और एक हाथ में इस पर फान देखने को मिलता है। फान मतलब वही आपका बच्चा, ठीक है, अपर हैंड में, ठीक है। और उसके फोरमार यानी कि नमस्कार मुद्रा में देखने को मिलते हैं। ये नरसिंगंधार स्वामी टेम्पल, जो कि तिरुनेलवेली में 1985 में इसको वहां से चुरा लिया गया था। आगे बढ़ते हैं फोरमार विष्णु के बारे में। ये माँ विष्णु है, यानी कि चार आर्म में विष्णु को दिखाया गया। 2021 में ये यूएस से रिट्रीव की गई 11वीं शताब्दी की ये स्कल्पचर है, चोला पीरियड की स्कल्पचर है। लॉर्ड विष्णु को पद्मा पेडेस्टल पे, यानी कि पद्मा पेडेस्टल मतलब पेडेस्टल वही होता है, पद्मा मतलब एक आपका फूल, ठीक है, पद्म कमल का फूल आपका, तो उस पे उसकी
पत्तियों पे खड़े हुए दिखाया गया है। होल्डिंग क्या क्या होल्ड किए हुए, एक हाथ में शंख होल्ड किए हुए, एक हाथ में चक्र होल्ड किए हुए, तो दोनों हैंड तो यहाँ पे बिजी हो गए। और जबकि लोअर हैंड है उसमें के अभय मुद्रा में दिखाया गया, जो कि लोअर हैंड है अभय मुद्रा। अभय मुद्रा मुद्रा मतलब जो कि डरे ना, अभय हो, यानी कि भय में ए जोड़ दे, ए मतलब ना, नहीं, नो, नो फियर, अभय मुद्रा में इनको दिखाया गया है। अरुलमिगु वर्धराजा पेरुमल टेम्पल जो कि अरेयुलर में है, वहां 2008 से इसको चुरा लिया गया था। अगली है गोडेस पार्वती। गोडेस पार्वती, ठीक है, पार्वती जो कि शिव जी की पत्नी है। 2021 में इनको इस स्कल्पचर को आपके यूएसए में रिसीव किया गया। ये चोला पीरियड के 11वीं शताब्दी में बनी थी, ठीक है। एक हाथ में लोटस पकड़े हुए लेफ्ट हैंड में, जबकि राइट हैंड में ने अपनी कटी, कटी मतलब ढूंगा जिन्हें बोलते हैं, जिसको रिस्ट बोलते हैं। वो सॉरी रिस्ट नहीं, ये क्या नाम, वेस्ट बोलते हैं, कमर, ढूंगा, ढूंगे पे रखे हुए हैं। तो मोड्डा मोड्डा नहीं, मोड्डा तो पंजाबी में कंधे को बोलते हैं, तो ढूंगा बोलते हैं देसी लैंग्वेज में। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, हरियाणा की बात करें, तो उसे चुराया गया था अरुलमिगु वरदराजा पेरुमल टेम्पल से 2008 में, अरियालूर में है ये, ठीक है। आपकी लास्ट है जो स्टैंडिंग चाइल्ड समंदर के बारे में। स्टैंडिंग चाइल्ड समंदर, देखिए 3 टेम्पल, समंदर कोटी टेम्पल, ये आपके क्या है, समंदर कोटी टेम्पल है जो आपका सेंट है, ओ सॉरी मूवर कोटी टेम्पल, मूवर कोटी टेम्पल, ये 3 टाइप के, 3 टाइप्स के है। तो उसमें से एक टाइप में आपके जो टेम्पल है उसमें से जो मूर्ति चुराई गई उनको मूवर बोला जा रहा है, तो ये मूवर है, ठीक। तो सॉरी जो मूवर है यहाँ पे, एक वन ऑफ द मूवर, यानी 3 प्रिंसिपल सेंट ऑफ साउथ इंडिया, यानी जो मुख्य संत थे उनको मूवर बोला गया, तो जिनको समंदर भी बोला जाए। 2022 में ऑस्ट्रेलिया से इसे रिट्रीव किया गया। ये 7वीं सेंचुरी के चाइल्ड सेंट थे, बच्चे थे, मतलब छोटे उम्र के, कम उम्र के। इस स्कल्पचर की कब बनाई गई थी, 11वीं सेंचुरी में बनाई गई थी। अब ये क्या है कि जो ये है, जो मूर्ति है, इसमें बताया जाता है कि जो ये लीजेंड है, कि इसमें बोला जाता है कि जो गोडस उमा थी, गोडस उमा से एक कटोरे में मिल्क लिया, तो संबर जो समंदर जो सेंट है, इनको डिवोट, इन्होंने अपनी लाइफ को डिवोट कर दिया हाइमन्स बनाने में, ठीक है, और लॉर्ड शिवा की प्रशंसा में, ठीक है। अब इस स्कल्पचर में क्या दिखाया गया है, इसमें चाइल्ड लाइक क्वालिटी दिखाई गई है, जो बच्चे की हरकतें होती है उस टाइप की क्वालिटी इसमें दिखाई गई, जो कि एम्पावर करती है उनको, यानी कि मैच्योरिटी और ऑथोरिटी, स्पिरिचुअल लीडर, यानी कि उनको स्पिरिचुअलिटी प्राप्त हो चुकी है और उनमें एक मैच्योरिटी आ चुकी है। जैसे आम आदमी में जो जब एक मिड एज में पहुंचता है उसमें एक जो मैच्योरिटी दिखती है, उस तरह की मैच्योरिटी आ चुकी है कि स्पिरिचुअल लीडर बन चुके हैं। इस तरह से इस मुद्रा में ये दिखाया गया है, ठीक है। और शैनवेश्वर टेम्पल से ये चुराई गई थी, जो कि नागपट्टिनम में 1965 से 1975 के बीच में, ठीक है। तो ये हमारा आर्टिकल खत्म हो गया, काफी लंबा था। अब अगला आर्टिकल है हमारा म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी। म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी एक तरह की ट्रीटीज है 2 कंट्रीज के बीच में, जो कि एक कंट्री, जैसे कि सीबीआई ने भी क्या रिक्वेस्ट भेजी है डिफरेंट कंट्रीज को, कि भाई वो एमलेट को साइन कर ले। एमलेट को साइन करने से क्या होगा कि उनके बीच में ट्रीटी फॉर्म हो जाएगी। उस ट्रीटी की फॉर्म में, उस ट्रीटी के जरिए क्या कर सकते, दूसरे देश को एक तरह के रिक्वेस्ट भेज सकते हैं कि आप जो ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज के जो केस होते हैं माइनर्स पे, या चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मटेरियल जो सर्कुलेट होते हैं सोशल मीडिया पे, उनके केसेस को हैंडल किया जा रहा है दूसरे देशों की मदद से। अगर दूसरे देश से कोई केस ऐसा आ रहा है, जैसे ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया से हुआ है इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया से इंडिया में हुआ है, या यूके से हुआ है, कहीं से भी हुआ है, तो अगर उनके साथ ट्रीटी रहेगी तो इन केसों को हैंडल किया जा सकता है। मगर ट्रीटी नहीं रहेगी तो इन केसों को हैंडल नहीं किया जा सकता अच्छी एफिशिएंसी के साथ, और उनमें क्या कन्विक्शन रेट भी बहुत ही कम रहेगा। तो इसमें यही बताया गया, बायलैटरल ट्रीटीज होती है 2 देशों के बीच में। ऐसा नहीं कि एक 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 कंसोर्टियम नहीं होता है कि जिसमें बहुत सारे देश एक साथ आकर ट्रीटी करे। ये ऐसा होगा, मान लीजिए अगर इंडिया है, इंडिया ने ट्रीटी करी ऑस्ट्रेलिया के साथ, ठीक है, और इंडिया ही ट्रीटी कर ले फिर आप यूके के साथ, इंडिया ट्रीटी कर ले यूएस के साथ, इंडिया ट्रीटी कर ले स्विट्जरलैंड के साथ, तो इस तरह से ये बायलेटरल ट्रीटी है कि एक कंट्री किसी दूसरे डिफरेंट के साथ कर सकता है, मगर ऐसा नहीं कि सारे एक
एक ट्रीटी साइन करें, सभी देश एक ट्रीटी साइन कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन और असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा अगर ऐसे केस होते हैं चाइल्ड पोर्नोग्राफी के और आपका सेक्सुअल ऑनलाइन सेक्सुअल अब्यूज के। ये एग्रीमेंट क्या चीज़ करेंगे, एक्सचेंज ऑफ एविडेंस और इन्फॉर्मेशन। अगर दूसरे देश का कोई नागरिक इंडिया में आके या ऑनलाइन ऐसा चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज करता है तो दूसरा देश, मान लीजिए यूके, तो वो हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, एविडेंस प्रोवाइड करेगा इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज के रिगार्डिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी इस ट्रीटी का क्या बेनिफिट होगा, इस ट्रीटी का बेनिफिट ये होगा कि जो आपकी प्रोसेस है, जो इन्वेस्टिगेशन है, उसमें इफेक्टिवनेस आएगी कि अगर दूसरे कंट्री इस चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, इन्वेस्टिगेशन ट्रांसपेरेंट रूप में हो सकेगी और जो क्राइम हुआ है उसमें क्रिमिनल्स को प्रोसिक्यूशन उनका अच्छी तरह से हो सकेगा, क्योंकि अगर कोऑपरेशन रहेगा और म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट रहेगा तो ये आपका ब्रॉड लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है ट्रेस करने में, रेस्टेन करने में और कॉन्फिस्केशन ऑफ द प्रोसीड्स का। ठीक है, जो आपके प्रोसीड्स होते हैं उनको कॉन्फिस्केट करने में। ठीक है, ये बेटर इनपुट और इनसाइट प्रोवाइड करेगी आपकी लीगल जो प्रोसीड हो रही है, और जो मोडस ऑपरेंडी है, तरीका है क्राइम करने का, उसमें आपको ये प्रोवाइड करेगी। इससे क्या होगा, फाइन ट्यून पॉलिसी बन सकेगी, उसमें अच्छी तरह डिसीजन लिया जा सकेगा। अब जो है इंडिया में किस तरह से इसे एमलेट को एनफोर्स किया जाएगा, तो जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नोडल मिनिस्ट्री होगी जो इसको लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी इन मैटर में, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स अपने जो डिप्लोमेट्स हैं उस चैनल के थ्रू, डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू दूसरी कंट्री से और दूसरी मिनिस्ट्री से बात करेगी। और इसमें जो सेक्शन 105 है सीआरपीसी का, उसके थ्रू इस चीज़ को फॉरेन गवर्नमेंट के जो फॉरेन गवर्नमेंट है और जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट उनके बीच में बातचीत होगी और एक आपका रेसिप्रोकल अरेंजमेंट इस्टेब्लिश किया जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी डिस्कशन। आज की डिस्कशन में इतना ही है। ठीक है, कल फिर नई डिस्कशन के साथ हाजिर होंगे। कल तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।